सो हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि दैट सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चंस थे टोटल और उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था, ठीक है। सो वी विल डिस्कस ऑल द 4 क्वेश्चंस एंड थोड़ा थोड़ा सब में सीखना है एंड चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, स्पेशली जो भी टॉपिक है उसमें क्वेश्चंस के पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है और ट्राई टू फाइंड आउट द गुड पॉइंट्स फ्रॉम योर दिस सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आई बिलीव कि आप टेस्ट दे रहे हैं तो यू मस्ट हैव रिवाइज, क्योंकि अभी तो एक सप्ताह पहले आपको सिलेबस पता होता है और आप वी एक्सपेक्ट कि आप अपना मैक्सिमम और वहाँ पर 100% उस टेस्ट में रियलाइज करने की कोशिश करेंगे एंड यू मस्ट डू इट बिकॉज दिस इज द टाइम। जितनी गलती करनी है यहाँ कर लो, जितनी अच्छी बातें सीखनी है यहाँ सीख लो, बिकॉज यू डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ द मिस्टेक्स एट द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू मस्ट perform at the examination hall with 110% of efficiency and accuracy. That is the thing, and this is the very objective of this test series program, right? So without wasting the time, let's take and try to find out that what sort of the ideas at least you should put in whenever you are going to attempt any of the questions. Getting my point? Now, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और पहला क्वेश्चन को पढ़ो आप। What do you mean by the scope of public administration? सेकेंड पार्ट इसका पूछता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरा ऑफ गुड गवर्नेंस, है ना। एक तरह से देखें कि इस क्वेश्चन में बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया है। पहली बात कि आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसके स्कोप का आइडिया होना चाहिए, और जब भी हम बात करते हैं आपके सिलेबस में मीनिंग कॉमा दिया हुआ है, स्कोप कॉमा दिया हुआ है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कॉमा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हर एक कॉमा आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन है और वो 40 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो यदि आपको बोल दे कि मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डैश देके 40 मार्क, तो आप समझ जाओ कि क्वेश्चंस की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मजाक में नहीं लेना है कि 40 मार्क का आप लिखोगे क्या, यू वुड बी शॉर्ट विद द कंटेंट। सो दैट इज द थिंग यू मस्ट वर्क आउट एंड यहाँ के क्लासरूम का स्पेशलिटी एंड कोर चीज ये है कि उसी पे हम लोग काम करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स योर ड्यूटी दैट यू शुड materialize, you should internalize the concept and just throw it at with the right spirit at the examination hall on the question paper and the answer sheet. तो यहाँ पर पहला पार्ट में स्कोप इस पे फोकस करना है, दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि इसका रेलेवेंस क्या है, मतलब सिग्निफिकेंस पे फोकस करना है, एंड थर्ड पार्ट ये सारे चीजों को किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, ये सारे कॉन्सेप्ट को गुड गवर्नेंस के अंदर में लिखना है। ठीक, तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज होगा और 3 कॉन्सेप्ट का आपको टेस्ट होगा। तो इसमें से आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकेंगे और बहुत सिंपल वे में स्टार्ट करें। कैसे स्टार्ट करें कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट? इट इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट, it is an organized effort which is undertaken by a machinery, which is undertaken by a group of people for the achievement of a goal and for the achievement of a certain purpose. थोड़ा अच्छे वर्ड में डिफाइन करें, the public administration refers to a systematic effort undertaken by a group of people for the achievement of a goal and for the achievement of a common goal. So what is that common goal? Common goal is the welfare of the citizen. The common goal is the welfare of the society. The common goal is the well-being of the society. So this is the first aspect. अब यहाँ पर आपको स्कोप पे फोकस करना है। तो जब भी हम लोग स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप में हमने क्या सिखाया है कि सबसे पहले आप इंडिविजुअल स्कूल ऑफ थॉट्स या इंडिविजुअल स्कॉलर्स की बात करेंगे, और इंडिविजुअल स्कॉलर्स में किसके बहुत सारे थिंकर्स हैं, उसमें से कुछ रेलेवेंट थिंकर्स हैं जैसे कि विल्बर्बाई, है ना, उसके बाद बेली एंड रिडले एंड फिफ्नर, इसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विल्बर्बाई क्या बोलते हैं कि जब स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड व्हाट दैट इज कॉल्ड मैन, मटेरियल, फाइनेंस, ओवरहेड स्ट्रक्चर, 5 पॉइंट्स मैंने बताया क्लास में, आप उसको लिखना है। बेली एंड रिडले क्या बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है ना, इसमें बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को कवर करता है। कौन कौन से? इसके लिए ट्रिक्स मैंने बताया था कि दैट इज कॉल्ड DNAI, कि मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, D फॉर डिस्क्रिप्टिव डायमेंशंस, N फॉर
normative dimensions, A for assumptive dimension, and I for instrumental dimensions. The scope of public administration descriptive, normative, assumptive and instrumental dimension को कवर करता है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या है ना, बेसिकली what is the organizational structure, process and behavior and what should be the organizational structure, process and behavior, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज ए रिस्पॉन्स टू द डिमांड एंड नीड्स टू द सोसाइटी। तो क्या डिमांड्स एंड नीड एक ही जैसा रहेगा हर एक पॉइंट ऑफ द टाइम में? नो, इट विल गोइंग टू चेंज, इट विल बी इवॉल्विंग। सो दैट्स व्हाई द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू बी एन एडेप्टिव, इट नीड टू बी एन ऑर्गेनिज्मिक। सो दैट इज व्हाई इसका स्कोप कभी भी फिक्स्ड हो सकता है क्या? नो, इसका स्कोप हमेशा ऑसिलेटिंग होगा, ये स्कोप हमेशा एक्सपैंडिंग होगा। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग एक टर्म लास्ट में बोलेंगे जब इसका कंक्लूड करेंगे, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज ए स्टेबल कोर बट एन ऑसिलेटिंग बाउंड्री, बट ए वैसिलेटिंग बाउंड्री, बट एन एक्सपैंडिंग बाउंड्री, है ना। द कोर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कैप्चर्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, बट द वेरी पेरिफेरी इज एड्रेस्ड थ्रू द पब्लिक पॉलिसीज। So that's why it would be very difficult to determine and to define the scope of public administration under few lines. तो यहाँ फ्रेडरिक मॉसेर को भी आपको लिखना चाहिए कि that it is the best that it should be left undefined. ये सारे आइडियाज आपको पुट इन करने थे। तो इसको कैसे लिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड वे में? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्कॉलर्स, विलप बाय बेली एंड रिडले आपको लिखना है। देन इसमें सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देन वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स भी मैंने बताया है, क्या लिखेंगे ना? स्कूल ऑफ थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स। तो स्कूल ऑफ थॉट्स में नैरो स्कूल, ब्रॉड स्कूल, देन पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, देन पोस्ट कॉर व्यू पॉइंट, देन मैनेजरियल स्कूल्स, देन टेक्निकल स्कूल्स, देन व्हाट इज कॉल्ड पोस्ट कॉर के बाद पॉलिसी मैटर या फिर सब्जेक्ट मैटर व्यू पॉइंट, एंड देन आइडेंटिटी क्राइसिस थोड़ा सा लिखेंगे, एंड देन लास्ट में आप इसको कंक्लूड करेंगे। तो क्या क्या चीज मैंने बोला, इसमें सबसे पहले लिखेंगे ना नैरो स्कूल, फिर क्या लिखेंगे आप? ब्रॉड स्कूल, फिर क्या लिखेंगे? पॉलिटिकल स्कूल, फिर क्या लिखेंगे इसमें? नैरो स्कूल, ब्रॉड स्कूल, पॉलिटिकल स्कूल, देन दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल स्कूल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? इंटीग्रल स्कूल, मैनेजरियल के बाद इंटीग्रल स्कूल, देन पोस्ट कॉर, देन पब्लिक पॉलिसी जिसको सब्जेक्ट मैटर बोलेंगे, द पब्लिक पॉलिसी, देन न्यू लिबरल स्कूल। तो ये सारे जो डिफरेंट स्कूल्स है आपके क्लास नोट्स में है ऑलरेडी, तो आपको वही लिखना चाहिए यहाँ पर। तो इंडिविजुअल स्कूल्स लिखेंगे, देन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स लिखेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे इस तरह से कि इट हैज ए स्टेबल कोर बट एन ऑसिलेटिंग बाउंड्री। तो ये पहला पार्ट समझ में आया कि आपको स्कोप में इतना लिखना है। देन रिलेवेंस की बात करते हैं हम लोग कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेवेंस क्या है। तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए रेलेवेंट थिंग और इररेलेवेंट थिंग? Public administration, it is very response, it is very organismic, it is the instrument, it is the machinery which take care about the society. So that's why the public administration is government in action. Public administration को क्या बोलते हैं? The government in action. Government in action. तो क्या government in action inevitable होगा? Yes. Because government is inevitable, so government in action भी हमेशा inevitable होगा. That's why the public administration is relevant and will always relevant. अब इसको कैसे थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे ना, इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में रिफ्लेक्ट करो आप। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी सिविलाइजेशन को डिटरमाइन करता है कि दैट सिविलाइजेशन वाज गुड और बैड? विषय कि दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन इट वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छा था, क्यों? क्योंकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइन द सिविलाइजेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन विल डिटरमाइन द टाइप ऑफ पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन इज रेलेवेंट बिकॉज इट डिटरमाइन द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, है ना, इकोनॉमिक सिस्टम। द एडमिनिस्ट्रेशन इज रेलेवेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस द पॉलिटिकल कल्चर, द एडमिनिस्ट्रेशन इज रेलेवेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी,
because administration, public administration brings that is called equitous society, professional administration, the corporate administration, corporate governance. So that's why ये सारे 6-7 हेडिंग्स में आपको इसके रिलेवेंस को एक्सप्लेन करना था और यही इस क्वेश्चन का डिमांड था। तो आप समझ में आया कि 2 पार्ट क्वेश्चन था, एक स्कोप पे से फोकस करना है, सेकंड पार्ट रिलेवेंट पे फोकस करना है, रिलेवेंस पे फोकस करना है। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आप लिखे होंगे एंड जो एडिशनल पॉइंट मिला आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे। स्ट्रक्चर की बात पहले कर लेते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन होगा, देन बॉडी होगा, देन कंक्लूजन होगा और पपेट है इसलिए हमेशा क्या होगा एक पार्ट वे फॉरवर्ड। एंड वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन के लिए द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन it is an organic concept, it is an adaptive concept, so that's why as per the needs and demand of the society the things will growing, that's why the scope of public administration would always be vacillating, it would always be expanding, it would be always responsive, adaptive, organic, so that's why the public administration has a stable core but has an oscillating boundary। इस तरह से आप कंक्लूड करेंगे आंसर्स को। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड पार्ट, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द गुड गवर्नेंस इज टू हैव ए ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन हाउ वी कैन अचीव द ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इस क्वेश्चन में आपसे बेसिकली पूरे कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली इसमें प्रेजेंट करना है ना। इसमें सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको पॉइंट्स लिखने हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो मैंने ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, कंटेम्प्रेरी व्यू पॉइंट और कुछ स्पेशल डिफरेंसेस है वो मैंने बताया था, क्योंकि कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो बिलीव कि एडमिनिस्ट्रेशन इट इज ए जेनरिक कॉन्सेप्ट, है ना। इफ यू टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, इज एडमिनिस्ट्रेशन नथिंग पब्लिक अबाउट इट, है ना, कि एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्टिविटी है। यदि वो एक्टिविटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना रहा है, द सेम एक्टिविटी विल आल्सो मेक द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। सो दैट्स व्हाई जो डिफरेंसेस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के इलॉजिकल कैटेगराइजेशन है। सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट क्या यूज करेंगे, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, नथिंग पब्लिक अबाउट इट। ठीक है, but there are another group of thinkers who believe no, although it is a generic concept but there are certain differences and which distinguishes the something as a public administration and something as a private administration। जैसे कुछ मैंने स्पेशल पॉइंट्स की बात करी थी, जैसे the individual incompetency, what is this individual incompetency? ना हमने कॉन्सेप्ट बताया था थॉमस हॉब्स का कि दैट द पीपल एंड दैट स्टेट दोनों के बीच में क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इट मींस इट इज द स्टेट, इट इज द गवर्नमेंट हु इज रिस्पांसिबल टू टेक केयर अबाउट द सोसाइटी। इफ द इंडिविजुअल इज वीक in certain front, then it is the duty of the state just to take care and to bring empowerment to that individual, that particular section। जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करते हैं तो ट्रांसजेंडर पीपल आल्सो हैव द राइट्स, द सिविल, पॉलिटिकल, सारे तरह के राइट्स, लेकिन द पॉइंट इज अबाउट द एक्सेप्टेंस एंड असिमिलेशन टू द सोसाइटी। तो उनको प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, सोशल प्रताड़ना, ये सब बातें हैं। तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एफिलिएशंस, who will take the responsibility for greater affinity to the other mainstreaming stakeholders to the society? It is the state। So that's why state take responsibility to overcome the individual incompetency, and it is expected from the state because state exercises symbiotic relationship with the people। We cannot expect same thing from the private sector। ठीक, ये मैंने बोला था। देन द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर का कॉन्सेप्ट बताया था। फिर मैंने कुछ बातें करी थी कि वी टॉक अबाउट लेट्स से जस्ट टू प्रोटेक्ट द नेचर, जस्ट टू प्रोटेक्ट द रिवर, जस्ट टू प्रोटेक्ट एनीथिंग, लेट्स से फॉरेस्ट, किससे हम एक्सपेक्ट करेंगे? वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर और वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, द गवर्नमेंट। यस, डेफिनेटली इट इज द गवर्नमेंट। सो दैट इज व्हाई वी से
कि द पब्लिक सेक्टर, द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द फोर प्रिंसिपल, दैट इज द गवर्नमेंट एंड द बिजनेस एरेना। तो यहाँ पर 4E का प्रिंसिपल काम करता है और यहाँ पर कितने हैं, दैट इज कॉल्ड 3E। व्हाट आर द 4E? दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी, efficiency, effectiveness और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इक्विटी। द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन aims to bring an equitous society, but the on the business arena क्या बात करेंगे, दैट इज इकोनॉमी, देयर इज efficiency, फिर इफेक्टिवनेस यहाँ पर इक्विटी की बात नहीं होती है। इट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल। सो दैट्स व्हाई समटाइम वी से ना कि दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स आर द बजट मैक्सिमाइजर एंड द पॉलिटिशियंस आर द वोट मैक्सिमाइजर। इस तरह से भी बातें करते हैं और कुछ इस तरह के स्टेटमेंट आपको लिखने चाहिए जो हमारे क्लास नोट्स में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को समझ में आए कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस क्या है। तो इतने सारे डिफरेंसेस हैं और आपको इन्हीं के बारे में लिखना है। अब आगे बात करता है कि one of the component of governance is to have a transparent administration. Explain how we can achieve the transparent administration. तो आपको यदि याद होगा कि गुड गवर्नेंस, तो व्हाट इज द गुड गवर्नेंस और इस गुड गवर्नेंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो उसमें एक फीचर होता है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस एक कॉन्सेप्ट है, एक एनवायरनमेंट है, एक कंडीशंस है जो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है, जो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, जो एक एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है। तो दैट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस। एंड ये कैसा अप्रोच है? ये मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्किंग अप्रोच। मैंने क्या बोला है कि व्हाट इज गुड गवर्नेंस? इट इज ए मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्किंग approach. So that is called good governance. In a very simple term, it is a multi-stakeholder networking approach. अलग-अलग डेफिनेशंस है, वो करीब क्लास में मैंने बताया है। इसमें से गुड गवर्नेंस का जो एक्सेप्टेबल व्यू पॉइंट है दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक व्यू पॉइंट, जो कि इकोनॉमिक मॉडल पे फोकस करता है, जो कि पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की बात करता है, जो साउंड डेवलपमेंटल मैनेजमेंट की बात करता है, और ये इसका एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है जो सब सहारन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में शुरू होता है और फिर बाद में इसको रीडिफाइन किया जाता है। तो वो सब बातें हम लोग गुड गवर्नेंस में किए हैं, लेकिन यहाँ पर वो सब बातों को लिखना नहीं है। ये सिंपल पूछ रहा है कि एक कंपोनेंट है गुड गवर्नेंस का क्या, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और हम लोग इस ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हासिल कर सकते हैं, मतलब अभी तक क्या किया गया है एंड व्हाट शुड मोर टू बी डन। सो दैट इज द गुड गवर्नेंस। एंड देन इसके फीचर्स की जब हम लोग बात करेंगे, मतलब ये गुड गवर्नेंस का कैरेक्टर्स क्या होगा, तो उसके लिए भी मैंने क्या बोला था कि एक ट्रिक याद रखना है, दैट इज कॉल्ड 3FRC। जो भी हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और वीडियो देखते होंगे तो दे मस्ट हैव ए साउंड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि जब हम लोग गुड गवर्नेंस के फीचर्स की बात करते हैं तो क्या क्या है। तो देयर इज एन एक्रोनिम दैट इज कॉल्ड 3FRC: अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पांसिवनेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इथिकलिटी, फॉलो द रूल ऑफ लॉ। इस तरह से कंसेंसस ओरिएंटेड, ये सारे फीचर्स हमने बात करी है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक कंपोनेंट है जिसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी। अब बताओ व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? दैट इज कॉल्ड द फॉर एवरी ओमिशंस एंड कमीशंस द पब्लिक ऑफिशियल्स हैव टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी ना। फॉर एग्जांपल, इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे भारत के केस में एक बात होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशन। ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशन जैसे कि the transparency legislation, for example the RTI Act 2005, right to public service act। आपको इसमें क्या क्या लिखना है, the transparency legislation, right to public service act, right to public service act, there is a provision for social auditing, there is a provision for ombudsman,
ये ओम्बुड्समैन क्या है? ओम्बुड्समैन बेसिकली यूरोपियन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में है, जिसके के लिए हम लोग के केस में क्या है, लोकपाल एंड लोकायुक्तास, ये लिखना चाहिए। उसी तरह से नरेगा के कुछ प्रोविजंस है जो कि अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों साथ ही साथ चलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज पब्लिक अवेयरनेस, जैसे इन केस ऑफ द कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट, जागो ग्राहक जागो, लाइक दी कैची स्लोगन्स हमको आगे बढ़ाना चाहिए कि बिकॉज मेनी टाइम्स द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट व्हाट एवर द legislations, whatever the laws available near about you. So that is why public awareness is also very important component. Not only the public awareness, rather बहुत सारे officials होते हैं जो भी उस law के बारे में aware नहीं होते हैं. So awareness not only with the public, rather awareness with respect to the that is called officials. ये भी एक component होना चाहिए किसका, ना good governance में transparency को ensure करने का. साथ ही साथ ethical governance, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। ये पूरा डोमेन खुल जाएगा जब आप उस चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करके रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया कि एक कंपोनेंट है ट्रांसपेरेंसी, और उस ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या क्या किया गया है ना अभी तक, जैसे आरटीआई एक है, आरटीपीएस एक्ट लिख देंगे, देन सोशल ऑडिटिंग लिख देंगे, देन नरेगा के क्लाउजेस लिख देंगे, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, देन ओम्बुड्समैन में लोकपाल लोकायुक्ता लिख देना है। व्हाट नीड्स टू बी डन, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस, एथिकल गवर्नेंस, ये सारी बातें करनी चाहिए, सोशल अकाउंटेबिलिटी की बातें करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। कुछ और यदि आपके पॉइंट्स में आता है फ्रॉम योजना, कुरुक्षेत्र और कोई न्यूज आर्टिकल्स में, तो आप उसमें ऐड करेंगे, वो आपका मार्क्स हो या फिर जो भी और भी चीजें हैं उसको एनरिच करेगा, कंटेंट को, क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। तो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यू मस्ट प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके पूरे कॉन्सेप्ट या 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराता है, एंड इसी तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन हॉल में। रेडी माय पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये थोड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और कैग पे, और दोनों पे 15 मार्क्स का है, टोटल 30 मार्क्स का है। अब फाइनल एग्जामिनेशन में ये 20 मार्क्स का हो सकता है, या फिर एक टॉपिक 40 मार्क का हो सकता है। तो जब 40 मार्क का हो जाएगा तभी आपके पास रियल चैलेंज है। 20 मार्क्स का हो तब तक आप आंसर अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि कंटेंट का डेफिशिएंट होगा। एनीवे, अभी इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो चैनल पे ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का वीडियो है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे दे मस्ट विजिट द वीडियो एंड जॉट इट डाउन एंड जस्ट अपना नोट्स बना लें। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में आपको क्या क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स है। तो इसमें आप ओरिजिन से शुरू करेंगे और पूरा एक इवोल्यूशन की बात करेंगे कि किस तरह से द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ये सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की ओर बढ़ा है, और ये इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कितना रोल है उसको आप जरूर हाईलाइट करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी में कुछ आपको डेटा से अपने आंसर्स को सब्सटेंशिएट करेंगे, लाइक कि नेहरूवियन एरा में क्या स्टेटस था, शास्त्री एरा में क्या था, देन इंदिरा गांधी के टाइम में था क्या, फिर राजीव गांधी के टाइम में क्या हुआ, फिर जब आफ्टर 1990 के बाद में जब कोalition गवर्नमेंट की सरकार हुई तब उस समय क्या स्टेटस चल रहा था, जनता गवर्नमेंट के टाइम में थोड़ा बहुत किस तरह से डिक्लाइन हुआ ना, कैबिनेट सेक्रेटरी वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी में इसको डिबेट की तरह पूरे आंसर को प्रेजेंट करें। देन आफ्टर द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में, मतलब यूपीए के टाइम में क्या स्टेटस था, फिर अभी एनडीए के गवर्नमेंट के टाइम में क्या स्टेटस है। तो इस तरह से आप पूरे इसको सीक्वेंशियल मैनर में लिखेंगे तो आपका आंसर अपीलिंग भी लगेगा और आपका पर्पस सॉल्व होगा, एंड दैट विल गेट द गुड मार्क। तो ये पीएमओ है, स्टेट में क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। यू मस्ट नो व्हाट एक्चुअली द पीएमओ। तो इसके लिए यदि आप पढ़े नहीं है तो अच्छी किताबों को पढ़ें। द थिंग इज दैट आप कंटेंट के साथ प्रिपेयर्ड हैं तो क्वेश्चन आपके लिए इजी है, तो आप पहले से तैयारी करके रखेंगे। अब कैट की बात करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। शॉर्ट नोट्स हैं तो बहुत कुछ नहीं है इसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ऐड करेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मतलब विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिकली एस्टैब्लिशेस एन ऑफिस ऑफ द कैग, ऑफिस उस कैग के क्या क्या पावर्स हैं। तो उसमें से आप पीएलआर को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या किस टाइप की ऑडिटिंग होती है, प्रोप्राइटरी ऑडिट, लीगल ऑडिट, रेगुलेटरी ऑडिट। देन द रोल ऑफ द कैग विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी,
ये एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद कैट में इंडिपेंडेंट एंड ऑफिस के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ना, किस तरह से कैग का अपॉइंटमेंट होगा, कैग के रिमूवल का क्या प्रोसेस है। तो इस तरह से कैग के बारे में आपको इन ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने बता रहा हूँ सर्कुलर ट्रैक की तरह, इसके थ्रू भी आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। देन लास्ट पॉइंट में रेलेवेंस ऑफ कैग लिखेंगे जरूर, why the office of CAG is very important, and third and last but not the least इसमें वे फॉरवर्ड जरूर लिखेंगे कि वे फॉरवर्ड का मतलब कि कुछ अपने सजेशंस, और ये सजेशन नहीं कि अपने मन से देना है, रादर यू मस्ट गिव द सजेशन दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड, कुछ रिपोर्ट्स के हो, कुछ योजना के आर्टिकल्स हो, या कुछ ओपिनियंस हो, उसी तरह के सजेशंस देने हैं, अपने मन से नहीं देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देने हैं। ये सब बातों को ध्यान रखना है। एंड इन दिस वे यू मस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, एंड ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए क्या होते हैं ना, बेनिफिट्स होते हैं, यू मस्ट लीव। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 7 और इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, और दिस इज अबाउट द डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। और डीए हमेशा इस टॉपिक का फेवरेट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फेवरेट है। तो लेट्स रीड फर्स्ट। The developmental administration is a theoretical concept of the West. However, got its relevance in the context of developing countries. So, do you agree with this statement? Support your answer. Okay, it is very important and very beautiful question. इसी टाइप का क्वेश्चन आपका लास्ट जेपीएससी में पूछा गया है। तो अब मान के चलो कि इस पूरे टॉपिक में से एक कंप्लीट क्वेश्चन तैयार होता है। तो ये पूछ रहा है कि एक बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया, और इसी स्टेटमेंट के तहत आपको पूरे चैप्टर को इसने रिकॉल कर लिया कि ये बेसिकली किसका कॉन्सेप्ट है, वेस्ट का कॉन्सेप्ट था। जिसने भी डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि ये डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जर्मिनेट हुआ। इसके लिए मैं एक टाइम लाइन बताता हूँ, आप उसको ध्यान रखेंगे। दैट इज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, एक हेजेमोनिक रेस शुरू हो गया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। ये सभी लोग जानते हो, दैट इज कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। और उसी के बैकड्रॉप में 1950 में डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का रेस शुरू हुआ। क्यों डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज न्यूली इंडिपेंडेंट हुए, और वेस्टर्न कंट्री किस तरह से आया न, विद द एड कंडीशनलिटी। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने के लिए एक आइडिया को बेचा गया in the name of developmental administration. So 1950 में developmental administration आया, फिर 1960 में जाके कुछ चीज आया था जिसको क्या बोलेंगे, comparative public administration, और 1970 में एक फिलॉसफी आई थी जिसको बोलते हैं न्यू राइट फिलॉसफी, और 1980 तक जाते जाते ये न्यू राइट फिलॉसफी के बैकड्रॉप में कुछ ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट्स चले थे जिसको क्या बोलते थे, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और इसी को न्यू कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। एंड 1990 या 1990 ऑनवर्ड्स क्या क्या वेव था, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसके बैकड्रॉप में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। तब बीए क्या बन गया, डेवलपमेंटल मैनेजमेंट बन गया, और निकोलस हेनरी का पैराडाइम मैंने बताया है कि किस तरह से ये डिसिप्लिन का इवोल्यूशन हुआ है। तो निकोलस हेनरी 1990 के बाद के दौर को क्या बोलते हैं, गवर्नेंस पैराडाइम। क्या बोलते हैं, गवर्नेंस पैराडाइम। तो इस तरह से ये टाइमलाइन ध्यान रखिएगा, तो इट विल हेल्प यू टू रिवाइज, एंड कभी भी आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक, 50, 60, 70, 80, 90, 90 प्लस, इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन इज अबाउट कि डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। ऑफ कोर्स द वेस्ट ने बताया कि वेस्ट में कुछ कंडीशंस है, जैसे कि गुड रोड है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इनिशियली डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता था। तो ये आइडिया को जर्मिनेट किया गया, और इस आइडिया को बेचा गया डेवलपिंग कंट्री के पास कि वेदर यू वांट डेवलपमेंट देन अचीव द कंडीशन ऑफ द वेस्ट। तो इस तरह से डिबेट शुरू होता है। तो कुछ दिन तक ये ब्लूप्रिंट अप्रोच की तरह चला कि वेस्ट ने जो मॉडल बताया, वेस्ट स्टेट लेड वेबेरियन मॉडल, तो उनको अडॉप्ट करते चले गए, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में उसका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, रादर नए नए तरह के प्रॉब्लम्स और जर्मिनेट होते चले गए।
See, in this backdrop, the developing country, the people now started revolting and they're protesting against the model which is basically sponsored by the West. जो ब्लूप्रिंट अप्रोच था वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया एंड ग्रेजुअली इनवर्ड रिफॉर्म शुरू होते चले गए एंड डेवलपिंग कंट्री में इसी को क्या बोले गए बेसिक नीड अप्रोच द प्रॉब्लम शुड इशू बेस्ड होना चाहिए एंड धीरे धीरे ये आइडिया बढ़ते बढ़ते फिर डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट बढ़ा ना इसमें 1960 के आसपास और 60 और 70 में एक रिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिक्स जब आए दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव पॉलिटिकल ग्रुप कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप एंड इसके बाद द रिक्स ट्राई टू डिफाइन व्हाट एक्चुअली द डीए मींस सो रिक्स बोलता क्या है कि डीए का फोकस क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज करो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो काम करता है उसका इफेक्टिव सुपरविजन तो ये सारी और बातें हैं हमने क्लासरूम में कई बार इसमें रिक्स के मॉडल को बताया है फिर हेनरी गैंट के कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है तो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के और ब्रॉडर पिक्चर को आपको पुट इन करना है कि डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन मींस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है और इसको एक डाइकोटोमस अप्रोच की तरह कैसे बेचा गया इसमें ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन आप बताएंगे इसमें थैचरिज्म एंड देन द मार्गरेट थैचर एंड दैट रोनाल्ड रीगन के रिगोनॉमिक्स को आप बताएंगे न्यू राइट फिलॉसफी को बताएंगे सब सहारन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से आइडिया पहले स्टार्ट हुआ फिर ये क्या क्या बातें करने लगा कि बेसिकली इकोनॉमिक वाइबिलिटी की बातें होने लगी तो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस दोनों बेसिकली लिंक्ड है सो कभी कभी क्या बात करते हैं कि गुड गवर्नेंस इज नथिंग बट इट इज ए न्यू अवतार ऑफ द डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन सो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन में आपका पूरा एक कंटेक्चुअल है वो कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे गेटिंग माय पॉइंट अदरवाइज हम क्लास नोट्स को फिर से रिविजिट करेंगे you must contact us if you want to get more and more information about regarding the classes and the courses so this is about the last question and very peculiar and very appealing questions है ना इस तरह के क्वेश्चंस के हमेशा अपने को तैयार करना है और ये एक दिन में तैयार नहीं होगा क्योंकि डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ इसके 40 पेजेस के अराउंड नोट्स हैं तो इसको इंटरनलाइज करना देन उसका सिमुलेशन के बाद फाइनली यू कैन कॉल जस्ट रिड्यूस करना इट इज ए चैलेंजिंग टास्क राइट तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन था इसमें से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप लोग जो लोग नहीं अटेम्प्ट किए हैं फिर से बना लेंगे और जो अटेम्प्ट किए हैं उनको क्वेश्चंस इवैल्यूएशन का मिल जाएगा सो यू मस्ट पुट स्पेशल अटेंशन टू द रिमार्क्स है ना अब हम लोग इस पेपर के लास्ट सेक्शन को चलेंगे जिसमें एसे का कुछ टॉपिक है ओके सो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऐसे पेपर को ऐड करने का इट इज ए वॉलंटरी बेसिकली एक्शन है हम लोग इंटेंशनली इसको हमने ऐड किया है ऑब्जेक्टिव इज दैट कि होन द राइटिंग स्किल जब आप ऐसे लिखते हैं तो आप बेसिकली माइंड के अपने कंप्लीट चॉइस की एक्सरसाइज करते हैं आप फ्री होते हैं यू आर नॉट बाउंड विद एनी सॉर्ट ऑफ आइडियाज और वर्ड लिमिटेशंस सो जब आप फ्रीली दौड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा not directly rather indirectly getting my point so that's why that is the basic objective behind this addition of this question number 9 और हर एक टेस्ट में आपका एक क्वेश्चन ऐसे टाइप का होगा ऑब्जेक्टिव है कि आपको इनेबल करना है कि अच्छे से आप आंसर लिख सको क्वेश्चंस भी आपके जेनरिक टॉपिक्स पे होंगे लाइक क्लाइमेट चेंजेस वुमेन एम्पावरमेंट रोल ऑफ मीडिया कुछ डेवलपमेंटल इशूज कुछ सोशल इशूज कुछ फिलोसॉफिकल इशूज तो बहुत इसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है और कभी भी इससे देयर इज नथिंग समथिंग कॉल्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग एसे इसे फॉलोसी में नहीं रहना है एसे राइटिंग इट इज ए हैबिट इट इज ए प्रैक्टिस हाँ यहाँ पर सिविल सर्विसेज है तो थोड़ा सा आर्ट है थोड़ा टेक्निक है लेकिन उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं मैंने एक सिंपल फंडा बताया है कि कभी भी किसी एसे को आप देखो तो एसे के ब्रॉडर डायमेंशंस को आप हमेशा ध्यान रखें तो आपका ऑटोमेटिकली एसे बनेगा जैसे ऐसे का कोई भी टॉपिक हो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से आप रिफ्लेक्ट करो उसको पॉलिटी के एंगल से रिफ्लेक्ट करो इकोनॉमी के एंगल से रिफ्लेक्ट करो कि क्या इकोनॉमिकल एंगल्स हो सकता है क्या इकोनॉमिकल रेलेवेंस हो सकता है उसी तरह से कल्चर उसी तरह से और कुछ स्पेशल एरिया गवर्नेंस के एरिया
कुछ रिफॉर्म्स के एरिया, उन एरियाज में उस टॉपिक को रिफ्लेक्ट करो, तो डेफिनेटली आपके 4 से 5 एरिया आपको सडनली दिखेगा जहाँ पर वो टॉपिक दिख रहा है। बिकॉज जैसे एक ज्योग्राफी किसी का ऑप्शनल है, तो क्या उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता है? आता है उसको। क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसका ऑप्शनल है, उसको ज्योग्राफी नहीं आएगा? क्या आएगा। कोई आईएएस यदि हिंदी साहित्य से बना हुआ है तो क्या उसको शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया के बारे में नॉलेज नहीं होगा? क्या उसको होगा, बिकॉज दैट इज एन आर्ट। और ये प्रोसेस आपको यही इनेबल करता है कि ऐसा नहीं है कि आप हिंदी साहित्य पढ़े हैं और उसको जैसे कि बात करें सोशियोलॉजी नहीं आएगा, उसको आएगा। सो एसे राइटिंग का ऑब्जेक्टिव यही है और एसे राइटिंग का मंत्र भी यही है कि एसे का कोई मंत्र होता ही नहीं, रादर इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सरसाइज ऑफ द माइंड, और उसी मोमेंट पे उसी टाइम पे करना। घर पे आके आप लिख लोगे, लेकिन उसी 30 मिनट में लिख पा रहे हो कि नहीं, दैट मेक्स द डिफरेंस। और यहाँ पर आपको कितने हैं, ऑन एन एवरेज 400 to 500 वर्ड लिखने हैं। तो आप ये किसी भी नॉर्मल स्कूलिंग में नहीं हुआ होगा, इसको और हम लोग बढ़ाएंगे और इसको अच्छे से करेंगे। तो चलिए कुछ टॉपिक पे बात कर लेते हैं अपन लोग, ये क्या क्या टॉपिक था। तो टॉपिक का सिंपल, पहला क्लाइमेट चेंज, ये रियलिटी डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हो, और अपनी स्किल को वहाँ प्रोड्यूस करना है कि देखते हैं कि कितना लिख पाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड द डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स का एक हमारा वीडियो भी है, उसको आप देख के सुनोगे तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। मीडिया पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड गर्ल्स एजुकेशन इज इंस्ट्रूमेंटल टू वुमेन एम्पावरमेंट, है ना। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब जैसे क्लाइमेट चेंज, इसमें आपको लिखना है, तो इसका कोई मॉडल आंसर तो हो नहीं सकता है, हर एक आदमी का अलग अलग स्टाइल ऑफ राइटिंग होगा। बट इसमें थोड़ा सा जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज को क्या हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से देख पा रहे हैं? ऑफ कोर्स एंगल आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सो क्लाइमेट चेंज ब्रिंग्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेशन। एंड व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? इट इज ए रिस्पॉन्स टू डिमांड एंड चैलेंजेस टू द सोसाइटी। जैसे अभी बिपरजॉय, दिस इज द साइक्लोन इज कमिंग, so obviously the disaster management side must be sound, the administration must be proactive just to minimize, that is called loss of life and property. So that is why ये आपको दिखा कि कोई भी क्लाइमेट चेंज है, कोई भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे होगा। यू हैव टू बी रेजिलिएंट, यू हैव टू बी स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इट इज ए नेचुरल कैलेमिटी। दी अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी रिपोर्ट, है ना, आईपीसीसी रिपोर्ट क्या बोलता है कि दैट जो क्लाइमेट चेंज का 50% कॉज क्या है, नेचुरल है, और 50% कॉज इज एंथ्रोपोजेनिक, दैट इज कॉल्ड मैन मेड है। तो 50% तो नेचुरल फैक्टर से हो रहा है और 50% क्या है, मैन मेड है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज इटसेल्फ और कंप्लीटली मैन मेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज 50% इज कॉज ड्यू टू नेचुरल फैक्टर एंड 50% इज कॉज ड्यू टू मैन मेड फैक्टर्स। लेकिन मैन मेड ने सबसे गड़बड़ कहाँ काम किया? एक्चुअली एक्सीलरेटेड द प्रोसेस। जो लाखों साल में होता था वो 1000 ईयर्स में होने लगा। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। अब क्लाइमेट चेंज में बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, जैसे सन स्पॉट साइकिल, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशंस, ये सारी चीजें आपको लिखना है। देन ये हो गया साइंस का एस्पेक्ट। देन पॉलिटिकल एस्पेक्ट आप लिखेंगे, किस तरह से पॉलिसीज वगैरह होने चाहिए जस्ट टू अडेप्ट एंड जस्ट टू व्हाट कॉल्ड दिस प्रिवेंट द चेंजेस। देन सोशल कॉजेस, कि क्लाइमेट चेंज के चलते क्या क्या सोशल इनसिक्योरिटी, जैसे कि डाउन ट्रोडन को क्या दिक्कतें हो रही है। थोड़ा और हॉरिजन पे ले, जियोपॉलिटिकल डोमेन में बात करें, जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शंस। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है क्लाइमेट चेंज में, और जितनी बातें आप सोच सकते हैं वो सब लिखें। बट हमेशा हमारा जो एक फ्रेमवर्क है उसमें आप सोचोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेगा। रिफ्लेक्ट इन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, रिफ्लेक्ट इन ऑन पॉलिटिक्स, रिफ्लेक्ट इन ऑन इकोनॉमिक्स, रिफ्लेक्ट इन ऑन इंटरनेशनल डोमेन, रिफ्लेक्ट इन ऑन इथिकल डोमेन, रिफ्लेक्ट इन ऑन कल्चरल डोमेन। तो आपको कुछ पॉइंट्स जरूर मिल जाएंगे एंड दैट विल हेल्प यू, राइट। और इससे है तो इससे का स्टार्ट और एंड कुछ अच्छा मजेदार सेंटेंस से होता है, कोटेशन से हो सकता है, कुछ अच्छे लाइन से हो सकता है, ये सब बातें लिखते लिखते आएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेसी, ये काफी अच्छा टॉपिक है, आप इसको जरूर लिखें। मीडिया पिलर एंड डेमोक्रेसी, गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। ये गर्ल्स एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट दो अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड वुमेन इन डेवलपमेंटल मॉडल
और एक जेंडर एंड डेवलपमेंटल मॉडल, इसको आपको लिखना चाहिए। ओके, ये सब बातें क्लास में हुई है, तो जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख सकते हैं एंड दे कैन पोस्ट। आप यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं और यूट्यूब में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो चैनल है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप भेज के भी इवैल्यूएशन करा सकते हैं। सो दिस इज द पेपर, और ये हमारा टेस्ट नंबर 3 था एंड आई होप ये इस टेस्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। नेक्स्ट टेस्ट जो है उसका सिलेबस डिफाइंड है, उसको फिर से आप लोग पढ़ के नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा करेंगे, और आई होप कि इस बार और अच्छा करेंगे। कुछ रिमार्क्स जो बताया जा रहा है उसको आपको ध्यान रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्राई टू कंप्लीट द पेपर विद इन द टाइम। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज व्हाट द चैलेंज आई एम फेसिंग, यू नो मेनी ऑफ द थिंग्स, बट जब सही समय आएगा तो आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते या फिर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। So keep calm, keep yourself resilient, keep yourself active, and give the test with your full potential. So we again meet with a new set of the discussion, new set of ideas. So till then, take care, goodbye.